प्रस्तावना। एक आदमी को उस चीज की तलाश करनी चाहिए जो है, न कि उस चीज की जो उसे लगता है कि होनी चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टीन, 1879-1955। जब मैं बच्चा था, मैं अक्सर उड़ने का सपना देखता था। ज्यादातर समय मैं रात में अपने आंगन में खड़ा होता, सितारों की ओर देखता, जब अचानक मैं ऊपर की ओर तैरने लगता। पहले कुछ इंच अपने आप हो गए, लेकिन जल्द ही मैंने देखा कि जितना ऊंचा मैं जाता, उतना ही मेरी प्रगति मुझ पर निर्भर करती थी, उस पर कि मैं क्या करता। अगर मैं बहुत उत्साहित हो जाता, अनुभव से बहुत बहक जाता, तो मैं तेजी से जमीन पर गिर जाता, जोर से। लेकिन अगर मैं शांत रहता, सब कुछ सहजता से लेता, तो मैं तेजी से तारों भरे आसमान की ओर उड़ जाता। शायद ये सपने इस वजह का हिस्सा थे कि जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मुझे विमानों और रॉकेट्स से प्यार हो गया, किसी भी चीज से जो मुझे फिर से वहां आसमान में ले जा सके, इससे ऊपर। जब हमारा परिवार उड़ान भरता था, मेरा चेहरा टेक ऑफ से लेकर लैंडिंग तक विमान की खिड़की से चिपका रहता था। 1968 की गर्मियों में, जब मैं 14 साल का था, मैंने लॉन काटकर कमाई गई सारी पैसे एक सेट सेलप्लेन पार्टों पर खर्च कर दिए। एक आदमी जिसका नाम गस स्ट्रीट था, के साथ स्ट्रॉबेरी हिल पर, विंस्टन सैलम, उत्तरी कैरोलिना के पश्चिम में एक छोटा घास का पट्टी हवाई अड्डा, जो मेरा जन्मस्थान है। मुझे अभी भी याद है जब मैंने उस बड़े चेरी लाल नॉब को खींचा था, जिसने मुझे टो प्लेन से जोड़ने वाले रस्से को खोल दिया, और मैंने अपने सेल प्लेन को खेत की ओर झुका दिया, तब मेरे दिल की धड़कन कितनी तेज थी। ये पहली बार था जब मैंने सच में अकेला और स्वतंत्र महसूस किया। मेरे ज्यादातर दोस्तों को यह एहसास कारों में होता था, लेकिन मेरे लिए एक सेलप्लेन में 1000 फीट की ऊंचाई पर होना उस रोमांच से 100 गुना बेहतर था। कॉलेज में 1970 के दशक में मैंने उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय की स्पोर्ट पैराशूटिंग या स्काईडाइविंग टीम में शामिल हुआ। यह एक गुप्त भाईचारे की तरह महसूस हुआ, एक ऐसा समूह जो कुछ खास और जादुई के बारे में जानता था। मेरा पहला कूद डरावना था, और दूसरा उससे भी ज्यादा। लेकिन मेरे 12वें कूद पर, जब मैं दरवाजे से बाहर निकला और अपने पैराशूट को खोलने से पहले 1000 फीट से अधिक गिरना पड़ा, मेरी पहली 10 सेकंड की देरी में मुझे पता था कि मैं घर पर हूं। मैंने कॉलेज में 365 पैराशूट कूदें कीं और फ्री फॉल में 3 घंटे से अधिक का समय बिताया, मुख्य रूप से 25 साथी कूदने वालों के साथ फॉर्मेशन में। हालांकि मैंने 1976 में कूदना बंद कर दिया, लेकिन मैं स्काई डाइविंग के बारे में जीवंत सपनों का आनंद लेना जारी रखा, जो हमेशा सुखद होते थे। सबसे अच्छे कूद अक्सर शाम के समय होते थे, जब सूरज क्षितिज के नीचे डूबने लगा था। उन कूदों पर मुझे जो एहसास होता था, उसे वर्णन करना मुश्किल है। ऐसा एहसास कि मैं किसी ऐसी चीज के करीब पहुंच रहा था जिसे मैं कभी ठीक से नाम नहीं दे सका, लेकिन मुझे पता था कि मुझे और चाहिए। यह बिल्कुल अकेलापन नहीं था, क्योंकि जिस तरह से हम कूदते थे वह वास्तव में इतना अकेला नहीं था। हम एक बार में 5, 6, कभी कभी 10 या 12 लोग कूदते थे, फ्री फॉल फॉर्मेशन बनाते हुए। जितना बड़ा और चुनौतीपूर्ण होगा, उतना ही बेहतर। 1975 के एक खूबसूरत शरद ऋतु के शनिवार को यूएनसी के बाकी सदस्य वहां मौजूद थे, कूदने वालों, और मैंने पूर्वी उत्तरी कैरोलिना के एक पैराशूट केंद्र में अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर कुछ फॉर्मेशन बनाए। दिन के हमारे दूसरे अंतिम कूद पर, 10,500 फीट की ऊंचाई पर, एक D-18 बीचक्राफ्ट से हमने 10 लोगों का स्नोफ्लैक बनाया। हम 7,000 फीट से पहले पूरी फॉर्मेशन में आ गए, और इस तरह हमें उड़ने के लिए पूरे 18 सेकंड का आनंद लेने का मौका मिला। 2 ऊंचे क्यूमुलस बादलों के बीच एक साफ खाई में फॉर्मेशन, 3,500 फीट पर अलग होने से पहले और एक दूसरे से दूर जाकर अपने पैराशूट खोलने के लिए। जब हम जमीन पर पहुंचे, तब सूरज डूब चुका था। लेकिन एक और विमान में जल्दी से चढ़कर और फिर से उड़ान भरकर हम सूरज की आखिरी किरणों में वापस पहुंचने में सफल रहे और एक दूसरा सूर्यास्त कूद किया। इस कूद के लिए तो जूनियर सदस्यों को फॉर्मेशन में उड़ने का पहला मौका मिल रहा था, यानी इसे बाहर से जोड़ना, बजाय इसके कि आप आधार या पिन व्यक्ति हों। यह आसान है क्योंकि आपका काम मूल रूप से सीधे नीचे गिरना है, जबकि बाकी सभी आपके की ओर मुड़ते हैं। यह 2 जूनियर सदस्यों के लिए रोमांचक था, लेकिन हमारे लिए भी, जो अधिक अनुभवी थे, क्योंकि हम टीम बना रहे थे, उन कूदने वालों के अनुभव में जोड़ते हुए, जो बाद में हमारे साथ और भी बड़े फॉर्मेशन में शामिल होने में सक्षम होंगे। मैं रोअनॉक रैपिड्स, उत्तरी कैरोलिना के छोटे हवाई अड्डे के रनवे के ऊपर 6 लोगों के स्टार प्रयास में आखिरी आदमी होने वाला था। मेरे ठीक सामने एक आदमी था जिसका नाम चक था। चक अपेक्षाकृत अनुभवी था रिलेटिव वर्क या RW में, यानी फ्री फॉल फॉर्मेशन बनाने में।
हम 7,500 फीट की ऊंचाई पर अभी भी धूप में थे, लेकिन 1 मील और आधा नीचे सड़क की बत्तियां जलने लगी थीं। गोधूली कूद हमेशा अद्भुत होते थे और यह स्पष्ट रूप से एक खूबसूरत होने वाला था। हालांकि मैं चक के ठीक 1 सेकंड या उससे थोड़ा पीछे विमान से बाहर निकल रहा होता, मुझे सभी के साथ पकड़ने के लिए तेजी से चलना पड़ता। मैं सीधे नीचे सिर के बल पहले 7 सेकंड के लिए रॉकेट की तरह गिरूंगा। इससे मैं अपने दोस्तों की तुलना में लगभग 100 मील प्रति घंटे तेज गिरूंगा, ताकि मैं उनके साथ ठीक वहीं रह सकूं। जब उन्होंने प्रारंभिक फॉर्मेशन बना लिया, RW कूदों के लिए सामान्य प्रक्रिया थी कि सभी कूदने वाले 300 फीट पर अलग हो जाए और अधिकतम अलगाव के लिए फॉर्मेशन से दूर जाए। फिर हर कोई अपने हाथों से इशारा करेगा, यह संकेत देते हुए कि उसका पैराशूट लगाने का समय आ गया है। ऊपर देखने के लिए मुड़ें ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि उसके ऊपर कोई और नहीं है, फिर रिपकॉर्ड खींचें। सॉस्ती जाओ। पहले 4 कूदने वाले बाहर निकले, फिर चक और मैं उनके तुरंत पीछे आए। उल्टा पूरी तरह से सिर के बल गिरते हुए और टर्मिनल वेलोसिटी के करीब पहुंचते हुए मैंने मुस्कुराया जब मैंने उस दिन दूसरी बार सूरज को अस्त होते देखा। दूसरों के पास तेजी से पहुंचने के बाद मेरी योजना थी कि मैं अपने हाथ फैलाकर एयर ब्रेक्स को जोर से लगाऊं। हमारे पास कलाई से कूल्हे तक फैब्रिक के पंख थे जो उच्च गति पर पूरी तरह से फुलाने पर जबरदस्त प्रतिरोध देते थे, और अपने कूदने वाले सूट की बेल बॉटम आस्तीन और पैंट के पैरों को सीधे आने वाली हवा की ओर लक्ष्य बनाते हुए। लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। फॉर्मेशन की ओर गिरते हुए मैंने देखा कि नए लड़कों में से एक बहुत तेजी से आया था। शायद पास के बादलों के बीच तेजी से गिरने से वह थोड़ा घबरा गया था। इसने उसे याद दिलाया कि वह नीचे उस विशाल ग्रह की ओर लगभग 200 फीट प्रति सेकंड की गति से बढ़ रहा था, जो धीरे धीरे बढ़ती अंधकार में ढका हुआ था। धीरे धीरे फॉर्मेशन के किनारे में शामिल होने के बजाय उसने तेजी से अंदर आकर सभी को ढीला कर दिया। अब बाकी के सभी 5 कूदने वाले नियंत्रण से बाहर गिर रहे थे। वे एक दूसरे के बहुत करीब थे। एक स्काई डाइवर अपने पीछे एक सुपर टर्बुलेंट निम्न दबाव वाली हवा की धारा छोड़ता है। अगर एक कूदने वाला उस ट्रेल में चला जाता है तो वह तुरंत तेजी से गिरने लगता है और उसके नीचे वाले व्यक्ति से टकरा सकता है। यह बदले में दोनों कूदने वालों को तेजी से गिरने और किसी भी व्यक्ति से टकराने के लिए मजबूर कर सकता है जो उनके नीचे हो सकता है। संक्षेप में, यह आपदा का एक नुस्खा है। मैंने अपने शरीर को कोण में रखा और समूह से दूर जाकर गिरने वाले गंदगी से बचने की कोशिश की। मैंने इस तरह से अपने को मोड़ा कि मैं ठीक उसी जगह पर गिर रहा था, एक जादुई बिंदु जमीन पर, जिसके ऊपर हमें अपने पैराशूट खोलने थे ताकि हम आराम से 2 मिनट में नीचे उतर सकें। मैंने देखा और राहत महसूस की कि भ्रमित कूदने वाले अब एक दूसरे से दूर जा रहे थे, जिससे खतरनाक समूह बिखर रहा था। चक उनके बीच वहां था। मेरी हैरानी की बात यह थी कि वह सीधे मेरी दिशा में आ रहा था। वह मेरे ठीक नीचे रुक गया। जब सभी समूह गिर रहे थे, हम 2000 फीट की ऊंचाई से चक की अपेक्षा से अधिक तेजी से गुजर रहे थे। शायद उसने सोचा कि वह भाग्यशाली है और उसे नियमों का पालन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, उसे मुझे नहीं देखना चाहिए। यह विचार मेरे दिमाग में आने से पहले ही चक का रंगीन पायलट शूट उसके बैकपैक से बाहर खिल गया। उसका पायलट शूट 120 मील प्रति घंटे की हवा को पकड़कर उसके चारों ओर आया और सीधे मेरी ओर बढ़ा, अपने मुख्य पैराशूट को इसके पीछे की आस्तीन में खींचते हुए। जैसे ही मैंने चक के पायलट शूट को बाहर आते देखा, मेरे पास प्रतिक्रिया देने के लिए एक क्षण का एक हिस्सा था, क्योंकि उसके मुख्य पैराशूट के खुलने के दौरान उसके अंदर गिरने में 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा और काफी संभावना है सीधे चक पर ही। उस गति पर अगर मैं उसके हाथ या पैर से टकराता तो मैं उसे तुरंत काट देता और इस प्रक्रिया में खुद को एक घातक चोट पहुंचा देता। अगर मैं सीधे उसे टकराता तो हमारे दोनों शरीर मूल रूप से फट जाते। लोग कहते हैं कि ऐसी परिस्थितियों में चीजें अधिक धीरे धीरे चलती हैं, और वे सही हैं। मेरे दिमाग ने उसके बाद के माइक्रोसेकंड में हो रही क्रिया को देखा, जैसे वह धीमी गति में एक फिल्म देख रहा हो। जैसे ही मैंने पायलट शूट को देखा, मेरे हाथ मेरे किनारों की ओर उड़ गए और मैंने अपने शरीर को एक सिर के डाइव में सीधा किया, कूल्हों पर थोड़ी सी झुकाव के साथ। ऊर्ध्वाधरता ने मुझे बढ़ी हुई गति दी और झुकाव ने मेरे शरीर को पहले थोड़ा, फिर एक जोरदार क्षैतिज गति जोड़ने की अनुमति दी, जैसे मेरा शरीर एक कुशल पंख बन गया, मुझे चक के रंगीन खिलते हुए पार कमांडर पैराशूट के ठीक सामने से तेजी से गुजारते हुए। मैं उसे 150 मील प्रति घंटे से अधिक की गति से पार कर गया, या 220 फीट प्रति सेकंड। उस गति को देखते हुए
मुझे शक है कि उसने मेरे चेहरे पर जो भाव था उसे देखा। लेकिन अगर उसने देखा होता तो उसने पूरी हैरानी का एक नज़ारा देखा होता। किसी तरह मैंने एक ऐसी स्थिति पर माइक्रोसेकंड में प्रतिक्रिया दी जो अगर मुझे वास्तव में इसके बारे में सोचने का समय मिलता तो मेरे लिए इसे संभालना बहुत जटिल होता। और फिर भी मैंने इससे निपट लिया और हम दोनों सुरक्षित रूप से उतरे। ऐसा लग रहा था जैसे एक ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जिसे प्रतिक्रिया देने की अपनी सामान्य क्षमता से अधिक की आवश्यकता थी, मेरे दिमाग ने एक पल के लिए सुपर पावर प्राप्त कर लिया था। मैंने यह कैसे किया? मेरे 20 साल से अधिक के अकादमिक न्यूरोसर्जरी के करियर के दौरान मैंने मस्तिष्क का अध्ययन किया, यह देखा कि यह कैसे काम करता है और इस पर ऑपरेशन किया। मेरे पास इस सवाल पर विचार करने के लिए बहुत सारे अवसर रहे हैं। मैंने अंततः इसे इस तथ्य पर चौक किया कि मस्तिष्क वास्तव में एक असाधारण उपकरण है जितना हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। अब मुझे एहसास हुआ है कि उस सवाल का असली जवाब कहीं अधिक गहरा है। लेकिन मुझे उस जवाब को देखने के लिए अपने जीवन और विश्व दृष्टि में एक पूरी रूपांतरण प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। यह किताब उन घटनाओं के बारे में है जिन्होंने इस मामले पर मेरा विचार बदल दिया। उन्होंने मुझे यह यकीन दिलाया कि जितना अद्भुत तंत्र मस्तिष्क है, उस दिन मेरी जान बचाने वाला मेरा मस्तिष्क बिल्कुल नहीं था। जैसे ही चक का छूट खुलने लगा, मेरे अंदर का एक और बहुत गहरा हिस्सा सक्रिय हो गया। एक हिस्सा जो इतनी तेजी से चल सकता था क्योंकि यह समय में बिल्कुल भी फंसा नहीं था। जिस तरह से मस्तिष्क और शरीर है, यह वास्तव में मेरे अंदर का वही हिस्सा था जिसने मुझे बचपन में आसमानों के लिए इतना तरसाया था। यह न केवल हमारे सबसे बुद्धिमान हिस्से है बल्कि सबसे गहरे हिस्से भी हैं। फिर भी अपने अधिकांश वयस्क जीवन के लिए मैं इसमें विश्वास करने में असमर्थ था। लेकिन अब मैं विश्वास करता हूं और अगले पन्ने आपको बताएंगे कि क्यों। मैं एक न्यूरोसर्जन हूं। मैंने 1976 में नॉर्थ कैरोलिना विश्वविद्यालय चैपल हिल से रसायन विज्ञान में मेजर के साथ स्नातक किया और अपनी एमडी प्राप्त की। 1980 में ड्यूक यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में, ड्यूक मैसाचुसेट्स जनरल अस्पताल और हार्वर्ड में मेडिकल स्कूल और रेजिडेंसी प्रशिक्षण के अपने 11 वर्षों के दौरान मैंने न्यूरोएंडोक्रिनोलॉजी पर ध्यान केंद्रित किया, जो तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र के बीच के इंटरैक्शन का अध्ययन है, जो ग्रंथियों की एक श्रृंखला है जो हार्मोन रिलीज करती है जो आपके शरीर की अधिकांश गतिविधियों को निर्देशित करती है। मैंने उन 11 वर्षों में से 2 साल यह जांचने में बिताए कि मस्तिष्क के एक क्षेत्र में रक्त वाहिकाएं कैसे पैथोलॉजिकल रूप से प्रतिक्रिया करती हैं जब उसमें एनीरिज्म से रक्तस्राव होता है, जिसे सेरेब्रल वासोस्पाज्म के रूप में जाना जाता है। यूके के न्यूकैसल अपॉन टाइन में सेरेब्रोवास्कुलर न्यूरोसर्जरी में फेलोशिप पूरी करने के बाद मैंने हार्वर्ड मेडिकल स्कूल के फैकल्टी में 15 साल बिताए, जहां मैं सर्जरी के सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था, विशेष रूप से न्यूरोसर्जरी में। उन वर्षों के दौरान मैंने अनगिनत मरीजों पर ऑपरेशन किया जिनमें से कई गंभीर जानलेवा मस्तिष्क स्थितियों से ग्रस्त थे। मेरे अधिकांश शोध कार्य में उन्नत तकनीकी प्रक्रियाओं का विकास शामिल था, जैसे कि स्टीरियोटैक्टिक रेडियोसर्जरी, एक तकनीक जो सर्जनों को मस्तिष्क के गहरे विशिष्ट लक्ष्यों की ओर विकिरण की किरणों को सटीकता से मार्गदर्शित करने की अनुमति देती है बिना आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित किए। मैं मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज गाइडेड न्यूरोसर्जिकल प्रक्रियाओं के विकास में भी मदद करता हूं, जो ट्यूमर और रक्तवाहिका विकारों जैसी कठिनाई से इलाज होने वाली मस्तिष्क स्थितियों की मरम्मत में महत्वपूर्ण है। उन वर्षों के दौरान मैंने 150 से अधिक अध्यायों और पत्रों को सहलेखक या लेखक के रूप में लिखा, जो कि सहकर्मी समीक्षित चिकित्सा पत्रिकाओं के लिए थे, और मैंने दुनिया भर में 200 से अधिक चिकित्सा सम्मेलनों में अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए। संक्षेप में, मैंने अपने आप को विज्ञान को समर्पित कर दिया। आधुनिक चिकित्सा के उपकरणों का उपयोग करके लोगों की मदद करना और उन्हें ठीक करना और मानव शरीर और मस्तिष्क के कामकाज के बारे में अधिक जानना मेरी जिंदगी की पुकार थी। मैंने इसे पाने के लिए अपार भाग्यशाली महसूस किया, और सबसे महत्वपूर्ण, मेरी एक खूबसूरत पत्नी और 2 प्यारे बच्चे थे। और जबकि मैं कई तरीकों से अपने काम से शादीशुदा था, मैंने अपने परिवार की अनदेखी नहीं की, जिसे मैं अपनी जिंदगी में दूसरी बड़ी आशीर्वाद मानता था। कई मामलों में मैं एक बहुत ही भाग्यशाली आदमी था और मुझे इसका एहसास था। हालांकि 10 नवंबर 2008 को 65 वर्ष की आयु में मेरी किस्मत खत्म होती हुई प्रतीत हुई। मुझे एक दुर्लभ बीमारी ने प्रभावित किया और मैं 7 दिनों के लिए कोमा में चला गया। उस समय मेरा पूरा नियोकॉर्टेक्स, मस्तिष्क की बाहरी सतह, वह हिस्सा जो हमें मानव बनाता है, बंद हो गया। अक्रिय, असल में अनुपस्थित। जब आपका मस्तिष्क अनुपस्थित होता है तो आप भी अनुपस्थित होते हैं।
एक न्यूरोसर्जन के रूप में मैंने वर्षों में कई कहानियां सुनी हैं उन लोगों की जिन्होंने अजीब अनुभव किए, आमतौर पर कार्डियक अरेस्ट के बाद। रहस्यमय अद्भुत परिदृश्यों की यात्रा की कहानियां, मृत रिश्तेदारों से बात करने की, यहां तक कि खुद भगवान से मिलने की। बिल्कुल शानदार चीजें, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इनमें से सब कुछ, मेरे विचार में, यह पूरी तरह से कल्पना थी। ऐसी अद्भुत प्रकार के अनुभवों का कारण क्या था जिनकी रिपोर्ट ऐसे लोग अक्सर करते हैं? मैंने यह दावा नहीं किया कि मुझे पता है, लेकिन मुझे यह पता था कि वे मस्तिष्क पर आधारित थे। सभी चेतना इसी में है। अगर आपके पास एक काम करने वाला मस्तिष्क नहीं है तो आप सचेत नहीं हो सकते। यह इसीलिए है क्योंकि मस्तिष्क वह मशीन है जो सबसे पहले चेतना का उत्पादन करती है। जब मशीन खराब हो जाती है तो चेतना रुक जाती है। जितना जटिल और रहस्यमय मस्तिष्क की प्रक्रियाओं का वास्तविक तंत्र है, असल में मामला उतना ही सरल है। प्लग खींचो और टीवी बंद हो जाता है। शो खत्म हो गया है, चाहे आप इसे कितना भी आनंद ले रहे हों। या तो मैं आपको यही बताता, इससे पहले कि मेरा अपना मस्तिष्क खराब हो गया। मेरी कोमा के दौरान मेरा मस्तिष्क ठीक से काम नहीं कर रहा था, यह बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा था। अब मैं मानता हूं कि यह शायद वह चीज थी जो नज़दीकी मृत्यु के अनुभव की गहराई और तीव्रता के लिए जिम्मेदार थी, एनडी, जो मैंने खुद इसके दौरान अनुभव किया। कई नज़दीकी मृत्यु के अनुभव, एनडी, तब होते हैं जब किसी व्यक्ति का दिल कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। उन मामलों में नियोकॉर्टेक्स अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो जाता है, लेकिन आमतौर पर बहुत अधिक क्षतिग्रस्त नहीं होता, बशर्ते कि ऑक्सीजन युक्त रक्त का प्रवाह, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन, या 4 मिनट के भीतर हृदय कार्य को पुनः सक्रिय करने के माध्यम से बहाल किया जाए। लेकिन मेरे मामले में नियोकॉर्टेक्स तस्वीर से बाहर था। मैं एक ऐसे चेतना के संसार की वास्तविकता का सामना कर रहा था जो मेरे भौतिक मस्तिष्क की सीमाओं से पूरी तरह मुक्त था। मेरे लिए कुछ मायनों में यह नज़दीकी मृत्यु के अनुभवों का एक परिपूर्ण तूफान था। एक प्रैक्टिसिंग न्यूरोसर्जन के रूप में मेरे पास दशकों का शोध और ऑन ऑपरेटिंग रूम में व्यावहारिक काम करने का अनुभव है, इसलिए मैं न केवल वास्तविकता बल्कि मेरे साथ हुई घटना के निहितार्थों का न्याय करने के लिए एक औसत से बेहतर स्थिति में था। उनके निहितार्थ अत्यधिक हैं, वर्णन से परे। मेरे अनुभव ने मुझे दिखाया कि शरीर और मस्तिष्क की मृत्यु चेतना का अंत नहीं है। यह मानव अनुभव कब्र के पार भी जारी रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यह एक ऐसे भगवान की नज़र के नीचे जारी रहता है जो हम में से हर एक से प्यार करता है और परवाह करता है, और यह कि ब्रह्मांड स्वयं और इसके भीतर सभी प्राणियों का अंततः कहाँ जाना है। जहाँ मैं गया वह असली था। इस तरह से असली जो हमारे यहाँ और अब के जीवन को पूरी तरह से सपने जैसा बना देता है। इसकी तुलना में इसका मतलब यह नहीं है कि मैं अपने वर्तमान जीवन की कद्र नहीं करता, हालांकि वास्तव में मैं इसकी अधिक कद्र करता हूं जितनी मैंने पहले कभी नहीं की। मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि अब मैं इसे इसके असली संदर्भ में देखता हूं। ये जीवन बेकार नहीं है, लेकिन हम यहां से उस तथ्य को नहीं देख सकते, कम से कम ज्यादातर समय। जब मैं उस कोमा में था तब मेरे साथ जो हुआ वह बिना किसी संदेह के सबसे महत्वपूर्ण कहानी है जो मैं कभी बताऊंगा। लेकिन यह एक मुश्किल कहानी है बताने के लिए क्योंकि यह सामान्य समझ से इतनी अलग है। मैं इसे बस छतों से चिल्लाकर नहीं कह सकता। साथ ही मेरे निष्कर्ष मेरे अनुभव के चिकित्सा विश्लेषण और मस्तिष्क विज्ञान और चेतना अध्ययन के सबसे उन्नत सिद्धांतों के साथ मेरी परिचितता पर आधारित हैं। जब मैंने अपनी यात्रा के पीछे की सच्चाई को समझ लिया तो मुझे पता था कि मुझे इसे बताना है। इस तरह से करना मेरी जिंदगी का मुख्य कार्य बन गया है। इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने अपने चिकित्सा कार्य और न्यूरोसर्जन के रूप में अपने जीवन को छोड़ दिया है, लेकिन अब जब मुझे यह समझने का विशेषाधिकार मिला है कि हमारा जीवन शरीर या मस्तिष्क की मृत्यु के साथ समाप्त नहीं होता, मैं इसे अपनी जिम्मेदारी, अपनी पुकार के रूप में देखता हूं, लोगों को बताना कि मैंने शरीर के पार और इस धरती के पार क्या देखा। मैं विशेष रूप से अपनी कहानी उन लोगों को बताने के लिए उत्सुक हूं जिन्होंने शायद पहले मेरी जैसी कहानियां सुनी हैं और उन पर विश्वास करना चाहते थे, लेकिन ऐसा पूरी तरह से करने में असमर्थ रहा। यह पुस्तक और इसके भीतर का संदेश मैं इन लोगों की ओर किसी और से अधिक निर्देशित करता हूं। जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह किसी भी चीज के समान महत्वपूर्ण है जो कोई भी कभी आपको बताएगा, और यह सच है। अध्याय: दर्द, लिंचबर्ग, वर्जीनिया, 10 नवंबर 2008। मेरी आंखें खुल गईं।
हमारे बेडरूम की अंधेरे में मैंने बिस्तर के पास की घड़ी के लाल प्रकाश पर ध्यान केंद्रित किया जो 30 बजे का समय दिखा रहा था। 1 घंटे पहले मैं आमतौर पर लिंचबर्ग वर्जीनिया में अपने घर से चार्लोट्सविले में फोकस्ड अल्ट्रासाउंड सर्जरी फाउंडेशन तक 70 मिनट की ड्राइव के लिए जाग जाता था जहां मैं काम करता था। मेरी पत्नी हॉली के बगल में गहरी नींद में थी। लगभग 20 साल तक ग्रेटर बॉस्टन क्षेत्र में अकादमिक न्यूरोसर्जरी में बिताने के बाद मैं हॉली और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ 2 साल पहले 2006 में वर्जीनिया के हाईलैंड्स में चला गया। हॉली और मैं अक्टूबर 1977 में मिले जब हम दोनों कॉलेज छोड़ने के 2 साल बाद थे। हॉली अपने फाइन आर्ट्स में मास्टर की डिग्री के लिए काम कर रही थी और मैं मेडिकल स्कूल में था। वह मेरे कॉलेज के रूममेट विक के साथ कुछ डेट्स पर गई थी। एक दिन उसने उसे मुझसे मिलवाने लाया, शायद उसे दिखाने के लिए। जब वे जा रहे थे मैंने हॉली से कहा कि वह कभी भी वापस आ सकती है, यह जोड़ते हुए कि उसे विक को लाने के लिए बाध्य महसूस नहीं करना चाहिए। हमारी पहली असली डेट पर हम उत्तरी कैरोलिना के शार्लोट में एक पार्टी के लिए कार से 2 घंटे आधे का सफ़र तय करते रहे। हॉली को लैरिंजाइटिस था, इसलिए मुझे दोनों तरफ 99% बातें करनी पड़ी। यह आसान था। 1980 में विंडसर में शादी के बाद हम ड्यूक गए, थॉमस एपिस्कोपल चर्च, विंडसर, उत्तरी कैरोलिना। और जल्द ही हम ड्यूहम के रॉयल ऑक्स अपार्टमेंट्स में चले गए जहां मैं ड्यूक में सर्जरी का निवासी था। हमारा स्थान रॉयल से बहुत दूर था और मुझे वहां कोई ओक भी नहीं दिखाई दिया। हमारे पास बहुत कम पैसे थे लेकिन हम दोनों इतने व्यस्त थे और एक साथ रहकर इतने खुश थे कि हमें इसकी परवाह नहीं थी। हमारी पहली छुट्टियों में से एक वसंत के मौसम में उत्तरी कैरोलिना के समुद्र तटों की कैंपिंग यात्रा थी। वसंत का मौसम कैरोलिना में नो-सी-उम काटने वाले मिड्स कीटों का मौसम होता है और हमारा तंबू उनसे ज्यादा सुरक्षा नहीं देता था। फिर भी हमें बहुत मजा आया। एक दोपहर ओक्राकोक में लहरों में तैरते हुए मैंने एक तरीका निकाला कि कैसे नीले शैल के केकड़ों को पकड़ना है जो मेरे पैरों के पास दौड़ रहे थे। हमने एक बड़ा बैच पोनी आइलैंड मोटल पर ले जाया जहां कुछ दोस्त ठहरे हुए थे और उन्हें ग्रिल पर पकाया। सभी के साथ साझा करने के लिए बहुत कुछ था। हमारे सभी बचत के बावजूद हमें जल्दी ही पैसे की कमी का सामना करना पड़ा। हम अपने सबसे अच्छे दोस्तों बिल और पैटी विल्सन के साथ रह रहे थे और अचानक हमने उनके साथ बिंगो की रात में जाने का फैसला किया। बिल हर गर्मी के हर गुरुवार को 10 सालों से जा रहा था और उसने कभी जीत नहीं पाई। यह हॉली का बिंगो खेलने का पहला अनुभव था। इसे शुरुआती किस्मत या दिव्य हस्तक्षेप कहें, लेकिन उसने $200 जीते जो हमारे लिए $5,000 जैसा महसूस हुआ। यह पैसे ने हमारी यात्रा को बढ़ा दिया और इसे बहुत अधिक आरामदायक बना दिया। मैंने अपनी एमडी की डिग्री हासिल की 1980 में, ठीक उसी समय जब हॉली ने अपनी डिग्री हासिल की और एक कलाकार और शिक्षक के रूप में करियर शुरू किया। मैंने 1981 में ड्यूक में अपनी पहली एकल मस्तिष्क सर्जरी की। हमारा पहला बेटा एबेन 4 साल 1997 में नॉर्दर्न इंग्लैंड के न्यूकैसल अपॉन टाइन में प्रिंसेस मैरी मातृत्व अस्पताल में पैदा हुआ मेरे सेरेब्रोवास्कुलर फेलोशिप के दौरान। और हमारे छोटे बेटे बॉन्ड का जन्म 1998 में बोस्टन के ब्रिगम और विमेंस अस्पताल में हुआ। मुझे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और ब्रिगम और विमेंस अस्पताल में काम करते हुए 15 साल बहुत पसंद थे। हमारे परिवार ने ग्रेटर बोस्टन क्षेत्र में बिताए उन वर्षों को बहुत संजोया। लेकिन 2005 में हॉली और मैंने सहमति जताई कि दक्षिण में वापस जाने का समय आ गया है। हम अपने परिवारों के करीब होना चाहते थे और मैंने इसे हार्वर्ड में जो स्वतंत्रता थी उससे थोड़ी अधिक स्वतंत्रता पाने के एक अवसर के रूप में देखा। तो 2006 की गर्मियों में हमने वर्जीनिया के हाईलैंड्स में लिंचबर्ग में एक नई शुरुआत की। हमें दक्षिण में बड़े होते हुए जो अधिक आरामदायक जीवन था उसमें वापस बसने में ज्यादा समय नहीं लगा। एक पल के लिए मैं बस वहीं लेटा रहा, अस्पष्ट रूप से यह समझने की कोशिश कर रहा था कि मुझे क्या जगाया। पिछला दिन एक रविवार, धूपदार, साफ और बस थोड़ा ठंडा था। क्लासिक देर से पतझड़ का वर्जीनिया का मौसम। हॉली, पॉन्ड जो उस समय 10 साल का था और मैं एक पड़ोसी के घर पर बारबेक्यू के लिए गए थे। शाम को हमने अपने बेटे एबेन शोर फिर 20 से फोन पर बात की जो डेलावेयर विश्वविद्यालय में जूनियर था। दिन में एकमात्र समस्या यह थी कि हल्का श्वसन वायरस था जो हॉली, बॉन्ड और मैं सभी पिछले सप्ताह से लेकर चल रहे थे। मेरी पीठ सोने से ठीक पहले दर्द करने लगी थी, इसलिए मैंने एक त्वरित स्नान किया जिससे दर्द को दबाने में मदद मिली।
मैंने सोचा कि क्या मैं इस सुबह इतनी जल्दी जाग गया था, क्योंकि वायरस अभी भी मेरे शरीर में छिपा हुआ था। मैं बिस्तर में थोड़ा हिला और मेरे रीढ़ की हड्डी में एक दर्द की लहर दौड़ गई, जो पिछले रात से कहीं अधिक तीव्र थी। स्पष्ट रूप से फ्लू वायरस अभी भी बना हुआ था, और भी बहुत कुछ। जितना मैं जागता गया, दर्द उतना ही बढ़ता गया। चूंकि मैं फिर से सो नहीं सका और मेरे काम के दिन शुरू होने से पहले 1 घंटा था, मैंने एक और गर्म स्नान करने का फैसला किया। मैं बिस्तर में बैठ गया, अपने पैरों को फर्श पर रखा और खड़ा हो गया। तुरंत दर्द एक और स्तर पर बढ़ गया। एक सुस्त दंडात्मक धड़कन मेरी रीढ़ के आधार में गहराई से प्रवेश कर गई। हॉली को सोता छोड़कर मैं धीरे धीरे हॉल से मुख्य ऊपर के बाथरूम की ओर बढ़ा। मैंने थोड़ा पानी चलाया और बाथटब में धीरे धीरे उतर गया। मुझे यकीन था कि गर्मी तुरंत कुछ अच्छा करेगी। गलत। जब तक बाथटब आधा भर गया, मुझे पता था कि मैंने एक गलती की है। दर्द न केवल बढ़ रहा था, बल्कि यह इतना तीव्र भी था। अब मुझे डर था कि मुझे हॉली को बुलाना पड़ेगा कि वह मुझे बाथटब से बाहर निकलने में मदद करे। सोचते हुए कि स्थिति कितनी हास्यास्पद हो गई थी, मैंने ऊपर की ओर हाथ बढ़ाया और अपने ठीक ऊपर एक रैक से लटकते तौलिए को पकड़ लिया। मैंने तौलिए को रैक के किनारे की ओर खिसकाया ताकि रैक दीवार से टूटने की संभावना कम हो जाए, और धीरे धीरे खुद को ऊपर खींचा। मेरी पीठ में एक और तेज दर्द की लहर दौड़ी, इतनी तीव्र कि मैं हक्का बक्का रह गया। यह निश्चित रूप से फ्लू नहीं था, लेकिन यह और क्या हो सकता है? फिसलन भरे बाथटब से बाहर निकलने और अपने लाल टेरी क्लॉथ की बाथरोब में आने के बाद मैं धीरे धीरे हमारे बेडरूम की ओर वापस गया और बिस्तर पर गिर पड़ा। मेरे शरीर पर फिर से ठंडी पसीने से नमी आ गई थी। हॉली ने हलचल की ओर पलट गई। क्या हो रहा है? कितने बजे हैं? मुझे नहीं पता, मैंने कहा। मेरी पीठ, मैं गंभीर दर्द में हूं। हॉली ने मेरी पीठ को रगड़ना शुरू किया। मेरी हैरानी की बात है, इससे मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। डॉक्टर आमतौर पर बीमार होने को पसंद नहीं करते। मैं भी इस मामले में अपवाद नहीं हूं। एक पल के लिए मुझे यकीन था कि दर्द और जो भी इसे पैदा कर रहा था आखिरकार कम होना शुरू हो जाएगा। 30 बजे दर्द से काम नहीं जा सकता। जब मैं आमतौर पर काम के लिए निकलता था, मैं अभी भी पीड़ा में था और लगभग लकवाग्रस्त था। बॉन सुबह 7:30 बजे हमारे बेडरूम में आया। जिज्ञासु था कि मैं अभी भी घर पर क्यों हूं। क्या हो रहा है? तुम्हारे पिता ठीक महसूस नहीं कर रहे हैं प्यारे, हॉली ने कहा। मैं अभी भी बिस्तर पर लेटा हुआ था, मेरा सिर एक तकिए पर रखा हुआ था। बॉन्ड मेरे पास आया, हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे मेरे मंदिरों की मालिश करने लगा। उसका स्पर्श ऐसा लगा जैसे मेरे सिर में बिजली का एक झटका लगा। अब तक का सबसे बुरा दर्द। मैं चिल्लाया। मेरी प्रतिक्रिया से हैरान होकर बॉन्ड पीछे कूद गया। कोई बात नहीं, हॉली ने बॉन्ड से कहा, जबकि वह स्पष्ट रूप से कुछ और ही सोच रही थी। ये तुम्हारी गलती नहीं है। पापा को भयानक सिरदर्द हो रहा है। फिर मैंने उसे कहते सुना, खुद से ज्यादा मुझसे। मैं सोचता हूं कि क्या मुझे एम्बुलेंस बुलानी चाहिए? अगर एक चीज है जिसे डॉक्टर बीमार होने से भी ज्यादा नफरत करते हैं, तो वह है आपातकालीन कक्ष में मरीज के रूप में होना। मैं सोचता हूं कि घर में ईएमटी भर जाएंगे। सवालों की एक श्रृंखला, अस्पताल की सवारी, कागजी कार्रवाई। मैंने सोचा कि किसी न किसी समय मैं बेहतर महसूस करने लगूंगा और पहले स्थान पर एम्बुलेंस बुलाने पर पछताऊंगा। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने कहा। अब यह बुरा है, लेकिन जल्द ही बेहतर होने वाला है। तुम्हें शायद मदद करनी चाहिए। बॉन्ड, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। ए बेन, मुझे सच में लगता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैंने बीच में ही कहा। मेरा चेहरा अभी भी तकिए में दबा हुआ था। मैं अभी भी दर्द से जकड़ा हुआ था। सच में? नहीं, ववन मत बुलाओ, मैं इतना बीमार नहीं हूं। यह बस मेरी पीठ के निचले हिस्से में मांसपेशियों का ऐंठन और सिर दर्द है। अनिच्छा से हॉली ने बॉन्ड को नीचे ले जाकर उसे नाश्ता कराया और फिर उसे एक दोस्त के घर भेज दिया ताकि वह स्कूल के लिए सवारी कर सके। जब बॉन्ड सामने के दरवाजे से बाहर जा रहा था, मुझे यह ख्याल आया कि अगर यह कुछ गंभीर है और मैं अस्पताल में पहुंच गया, तो शायद मैं उस शाम स्कूल के बाद उसे नहीं देख पाऊंगा। मैंने अपनी सारी ऊर्जा जुटाई और बुदबुदाते हुए कहा, स्कूल में तुम्हारा दिन अच्छा गुजरे, बॉन्ड। जब हॉली मेरे पास चेक करने के लिए वापस अपस्टेयर्स आई, मैं बेहोशी में जा रहा था। सोचते हुए कि मैं सो रहा हूं, उसने मुझे आराम करने के लिए छोड़ दिया और नीचे जाकर कुछ मेरे सहकर्मियों को फोन करने गई, यह जानने की कोशिश करते हुए कि क्या हो सकता है। 2 घंटे बाद, यह महसूस करते हुए कि उसने मुझे काफी देर तक आराम करने दिया है, वह मेरे पास चेक करने आई।
हमारे बेडरूम का दरवाज़ा खोलते हुए उसने मुझे बिस्तर पर लेटे हुए देखा जैसे पहले, लेकिन करीब से देखने पर उसने देखा कि मेरा शरीर पहले की तरह आरामदायक नहीं था, बल्कि एक बोर्ड की तरह कठोर था। उसने लाइट ऑन की और देखा कि मैं जोर से झटक रहा था। मेरी निचली जबड़ा अस्वाभाविक रूप से आगे की ओर निकल रहा था और मेरी आंखें खुली हुई थीं और मेरे सिर के पीछे की ओर घूम रही थीं। ए बेन, कुछ कहो, हॉली चिल्लाई। जब मैंने जवाब नहीं दिया, उसने 911 को फ़ोन किया। ईएमटी को आने में 10 मिनट से भी कम समय लगा और उन्होंने मुझे जल्दी से एक एम्बुलेंस में लाद दिया जो लिंचबर्ग जनरल अस्पताल के आपातकालीन कक्ष की ओर जा रही थी। अगर मैं होश में होता तो मैं हॉली को ठीक से बता सकता था कि मैं बिस्तर पर क्या सहन कर रहा था। उन डरावने पलों के दौरान उसने एम्बुलेंस का इंतजार किया, एक पूरा ग्रैंड मल द्वारा, जो निश्चित रूप से मेरे मस्तिष्क को किसी प्रकार के अत्यंत गंभीर झटके के कारण आया। लेकिन बेशक मैं ऐसा करने में असमर्थ था। अगले 7 दिनों तक मैं हॉली और अपने परिवार के बाकी सदस्यों के लिए मौजूद रहूंगा, लेकिन केवल अपने शरीर के साथ। मुझे उस सप्ताह इस दुनिया की कोई भी बात याद नहीं है और मुझे इस कहानी के उन हिस्सों को दूसरों से जानना पड़ा। यह उस समय हुआ जब मैं बेहोश था। मेरा मन, मेरी आत्मा, जो भी आप मुझ के केंद्रीय मानव भाग को कहने के लिए चुने, वह चला गया था।